गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर। आज हम पढ़ेंगे रसशास्त्र का दूसरा लेसन परिभाषा प्रकरण। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। परिभाषा किसको कहते हैं? जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्रों के गुप्त, अप्रकट, किंचित और संदिग्ध, जैसे जो किंचित प्रकट होंगे मतलब थोड़े से प्रकट होंगे, जो एकदम प्रकट नहीं होंगे, सांकेतिक शब्द और शास्त्र के गुप्त वर्ड, संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त होता है उस स्थान पे, मतलब उससे परिभाषा कहते हैं। परिभाषा के द्वारा वाक्यों का संक्षिप्त ज्ञान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं त्रिफला है और त्रिकटु है। त्रिफला त्रिकटु एक परिभाषा है, हम बोलेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर अगर त्रिफला बोलेंगे तो हरित की, आमल की, विभित की, तीनों का ज्ञान हमें हो जाता है। और त्रिकटु में सूठी, मरीच, पिपली। तो ये हो गया परिभाषा का एग्जाम्पल। और भेषज का व्युत्पत्ति हम आगे भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। भेष धातु में अड़ प्रत्यय लगा के बना है और भेष का अर्थ है व्याधि का भय। भेष शब्द से भेषज शब्द बना है। और कल्पना है कृप सामर्थ्य अच प्रत्यय घई प्रत्यय लगाकर बना है कल्पना। जिन प्रक्रियाओं के द्वारा द्रव्य में रोग नाशक शक्ति उत्पन्न की जाती है, जिस ड्रग्स में रोग नाशक शक्ति उत्पन्न की जाती है उसी को कल्पना कहते हैं। और कसाय, कस हिंसायाम धातु से कसेत कंठम द्वारा कसाय शब्द बना है, जिसका अर्थ है मूल द्रव्य की हिंसा कर उसका स्वरूप नष्ट कर सेवन योग्य बनाना कसाय कहलाता है। और पंच कसाय योनियों में मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कसाय है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कसाय रस वाले द्रव्यों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें लवण से कोई भी कल्पना नहीं बनाई जाती है, क्योंकि क्वाथ, स्वरस जो भी हम बनाएंगे उसमें हम जल का प्रयोग करते हैं। अगर लवण मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा, तो अच्छे से नहीं, इसलिए लवण की कल्पना नहीं बनती है, बस इन्हीं पांचों की बनती है। संस्कार परिभाषा प्रकरण देखते हैं। रसशास्त्र के प्रथम पितामह नागार्जुन हैं और प्रथम भीषक शिव हैं, शंकर भगवान। जैसे चरक में ब्रह्मा जी से प्रथम उपदेश था, वैसे रसशास्त्र में ये है। और अब आप देखिए किसको बोलते हैं। वंग आदि धातु को मूसा में रख कर, मूसा में पिघला कर बोले तो उसका द्रुति, मतलब उसको मेल्ट कर लेंगे, किसी धातु को मेल्ट करेंगे उसको द्रुति बोलते हैं। उसके ऊपर किसी द्रव्य के औसत का चूर्ण छिड़क देना, उसको प्रक्षेप करना, मतलब पहले उसको मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, बाद में कोई पाउडर उस पर औसत छिड़केंगे, उसको आवाप बोलते हैं। जो बाद में छिड़कते हैं उसको प्रक्षेप द्रव्य भी बोलते हैं, ये उसका पर्याय है। और निर्वाप है। निर्वाप किसको बोलते हैं? स्वर्ण, रजत आदि धातुओं को अग्नि पर रेड हॉट एकदम तप्त कर देना, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिसको तप्त कर देंगे होने तक, फिर उसको धमन करना एवं उसमें कोई स्वरस या तेल, घी, कोई भी लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव पदार्थ में, मतलब रेड हॉट करके एकदम लाल तप्त करके किसी लिक्विड में, किसी क्वाथ में उसको डुबाना, ठीक, ये निर्वाप है। और ढालन किसको कहते हैं? किसी भी धातु को पिघलाकर, द्रुति बनाकर, मतलब उसको एकदम मेल्ट कर, द्रुति बनाकर उसे किसी भी द्रव पदार्थ में डाल देना ढालन कहलाता है।
ये छोटे छोटे हैं डिफिनीशन, इसको बस समझना है, फिर लर्न हो जाएगा। भावना किसको बोलते? किसी भी शुष्क औसत के चूड़ को खल्व यंत्र में ले लेंगे, फिर उसमें द्रव पदार्थ कोई लिक्विड डालते रहेंगे, उसको मिलाएंगे, फिर तब तक उसको खल्व यंत्र में उसको घिसेंगे, मर्दन करेंगे तब तक कि वह पुनः शुष्क चूड़ न बन जाए। मतलब चूड़ रहेगा, फिर लिक्विड डालेंगे, फिर उसको पीसते पीसते फिर वो चूड़ ना बन जाए, इसको भावना कहेंगे। फिर जारड़ा, मूसा या यंत्र में, किसी भी यंत्र में आदि की सहायता से पारद में स्वर्ण रजत कोई भी धातु की लिक्विड को, कोई भी धातु को पिघलाकर पारद में डालेंगे, तो जब पारद उस द्रुति को पूरे रूप में अपने ऊपर पचा न ले, फिर पारद के वर्ण और उसके भार में कोई परिवर्तन न हो, वो उस धातु को अपने अंदर पचा ले, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो पचा ही लेगा, उसी को जारड़ा बोलते हैं। फिर मूर्छना, पारद अत्यधिक गुरु होता है, चंचल होता है, गतिशील होता है। इस गतिशील चंचलता को, गुरुता को कम कर पारद को शोधन आदि संस्कार के योग्य बनाना। मतलब पारद की जो मोबिलिटी होती है उसके चंचलता को कम करके शोधन आदि संस्कार के लिए उसको योग्य, एबल बनाना मूर्छना है। और लोहितीकरण है, जब अमृतीकरण के द्वारा जब भस्म का कलर कम हो जाता है, हानि हो जाता है, इस भस्म में वर्ण की हानि होती है और दोष कम हो जाते हैं। मतलब लोहितीकरण एक तरह से इसको कलरेशन बोलते हैं, किसी भी भस्म को कलरफुल बनाने की प्रक्रिया लोहितीकरण। फिर भस्म बन गया है, भस्म रेडी हो गया है, शुद्ध हो गया है, मारण हो गया, भस्म बन गया, उसका परीक्षा करना कि भस्म अच्छा है कि नहीं, तो वो परीक्षा देखते हैं। मृत लोह एक परीक्षा है, किसी भी धातु अपने तर्जनी उंगली में या अंगूठे में भस्म को लगा लेंगे, फिर उसको सूती वस्त्र से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद अगर अंगूठे के जो लाइनिंग है उस लाइनिंग में, मतलब रेखाओं में अगर भस्म लगा रह गया पोंछने के बाद भी, तो ये मृत लोह कहलाएगा। और पुनर्भव, मतलब किसी धातु की भस्म को मित्र पंचक बोले तो गुड़, घी, मधु, घृत, टंकड़, ये सब के साथ तीव्र अग्नि पर उसको गर्म करने के बाद भी, भस्म को एकदम लिक्विड करने के बाद भी वो प्रारंभिक रूप में परिवर्तन अगर नहीं होगा, गीले का गीला पड़ा रह जाएगा, इसको अपुनर्भव भस्म कहते हैं। और निरुद्ध, किसी भी लोह आदि धातु की भस्म को चांदी टुकड़े के साथ मूसा में रखकर धमन करेंगे, फिर उस भस्म का थोड़ा सा अंश भी चांदी के टुकड़े पर नहीं चिपकता है, तब उस भस्म को निरुद्ध भस्म कहेंगे। और वारितर होता है जल में तैरना, जो भस्म जल में तैरेगा वो वारितर भस्म, मतलब ये भस्म की परीक्षा, ये सब भस्म अच्छे रहेंगे अगर ये सब करना होगा तो। और सत्वपातन हम देखते हैं, सत्वपातन ऐसा प्रोसेस है, शोधन, मारण, सत्वपातन, ये सारे उपरस, महारस धातु सब में होते हैं, ठीक। तो सत्वपातन है, किसी भी धातु या औसत द्रव को हम मूसा में रख लेंगे, फिर उसमें ये द्रावक गुड़, गुंजा या गुगलू, कोई भी टंकड़, कुछ भी मिक्स कर देंगे औसत के साथ, मर्दन करके उस मूसा में रख लेंगे। फिर कोष्ठी एक यंत्र होता है, उस पर तीव्र, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस पे उस पर कोष्ठी यंत्र पे काम किया जाता है। फिर उस मूसा में रख लेंगे, मूसा एक लोहे का पार्ट है, मतलब पॉट है, उसमें रख लेंगे, बर्तन है, उसमें रख के औसत को फिर रख देंगे कोष्ठी यंत्र पे, फिर उसको 1500 पे पूरा तप्त करेंगे। फिर जब तक वो स्वांग शीत अपने से ठंडा ना हो जाए, फिर मूसा के तल ठंडा हो जाएगा, उसको उतार लेंगे, फिर उसको बाहर छान लेंगे
दूसरे बर्तन में उझिलेंगे तो तल पर जो सार एकत्रित भाग रहेगा उसे ही सत्व कहते हैं। यही है सत्वपातन। फिर कंजली कजली, बिना किसी द्रव पदार्थ के शुद्ध पारद और गंधक को किसी अन्य धातु के साथ या जैसे भी बस पारद गंधक भी चलेगा, खल्व यंत्र में सम्यक रूप से मर्दन करने पर जब पारद काजल के समान काला, मृदु, सलक्षण, कोमल, काजल के वड़ जैसा हो जाता है, इसे ही कजली बोलते हैं। ठीक, बीजावर्त देखते हैं। किसी भी धातु को तीव्र अग्नि, तेज अग्नि पर धमन हम कर रहे हैं, जब धातु के अनुरूप मतलब धातु जिस कलर का है उसी कलर में ज्वाला निकलती है तो उसे बीजावर्त कहते हैं। जैसे स्वर्ण को करेंगे तो पीला निकलेगा, रजत बोले तो सिल्वर करेंगे तो सफ़ेद होगा, लोहा करेंगे तो काला होगा, इसी को बोला गया है। यही सब निकलेगा इसी कलर में, सेम मेटल के कलर में, तो इसको बीजावर्त बोलेंगे। और सुधावर्त, जब किसी धातु को अग्नि पर दमन करने पर उस धातु में वाइट श्वेत कलर का ज्वाला निकलता है तो उसे सुधावर्त बोलते हैं। और द्रुति, किसी भी धातु को मेल्ट करना, ये है द्रुति, विशेष औषधि के संयोग से या किसी भी धातु या खनिज द्रव्यों या तीव्र अग्नि पर दमन करने पर उस द्रव रूप में परिवर्तित करना द्रुति कहलाता है। किसी धातु औषध, किसी धातु अधातु खनिज द्रव्यों को मेल्ट करना, लिक्विड बनाना ही द्रुति है। फिर ये शोधन देखते हैं। किसी द्रव के मल या अशुद्धि को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे शोधन कहते हैं। फिर रस शास्त्र में औषध मुख्य रूप से खाद्यान्नों से, जो रस शास्त्र में जितने भी औषध मुख्य ये सब जितने भी मेटल धातु होते हैं ये सब खाद्यान्न से निकलते हैं। खन के खनाई होने के बाद निकलते हैं, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसी अशुद्धियों को निकाल कर सेवन करने योग्य, पेशेंट के खाने योग्य बनाने के लिए शोधन करना अति आवश्यक हो गया है। 2 शोधन थे, सामान्य शोधन, विशेष शोधन। सामान्य शोधन सामान्य रूप से द्रव्यों के समूह के लिए जो शोधन किया जाता है, जैसे धातु में सब अम्ल रस द्रव्य का भावना देकर शोधन करते हैं। और विशेष शोधन जो एक धातु के लिए एक ही द्रव्यों के साथ शोधन बताई गई है। जैसे अब्रक का शोधन त्रिफला क्वाथ में करते हैं, व्याक्रांत का शोधन अश्वमूत्र में करते हैं। फिर ये शोधन है स्वेदन, क्षार तथा अम्ल वर्ग की औषधियों का स्वरस ही डोला यंत्र में भर लेंगे, उसके साथ द्रव्यों का पाक करते हैं, इसे शोधन कहते हैं। जैसे एक हम घड़ा ले लेंगे, उसमें ऊपर छेद कर लेंगे, एक लकड़ी लगा देंगे, फिर जिस औषध का हमें शोधन करना है उस पोटली बना के धागे से उस स्वरस में डुबाते हुए रख देंगे अग्नि पे, यही स्वेदन है, बोले तो बॉइलिंग। और मर्दन, सभी प्रकार के अम्ल पदार्थ के स्वरस द्वारा कांजी के साथ या अन्य द्रव्यों को साथ खरल में जो घड़सर करते हैं, पीसते हैं, वही मर्दन है। और भर्जन बोले तो फ्राइंग, द्रव्यों का पात्र में किसी अन्य पदार्थ के साथ या किसी अन्य के बिना भूनने की को भर्जन कहते हैं। जैसे तेल के साथ हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, उसी को बोला गया। और निमंजन, जैसे किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाते हैं उसको निमंजन कहते हैं। और निर्जलीकरण, किसी वस्तु को या पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना, वो भी बिना जल के संयोग के, उसको ही निर्जलीकरण कहते हैं, मतलब जल का न होना, निर्जलीकरण। और ये द्रव्य वर्ग है।
जम्बीरी नींबू, कागजी नींबू, बिजौरा नींबू, नारंगी, अम्लवेतस, करौंदा, इमली, चंगेरी, आमलकी, खट्टी बेर। ये अम्ल वर्ग है। अम्ल पंचक ये है। फिर क्षीरत्रय में अर्क, स्नोही, वट है। मधुरत्रय में मधु, घृत, गुड़ है। पंचमृतिका में ये है। पंचगव्य में गाय का दूध, घृत, दही, मूत्र, गोबर। और पंचामृत में गाय का दूध, घी, दही, मधु और शर्करा मिलता है। और द्रावकगढ़ जो आगे बोल रहे थे, द्रावकगढ़ में 6 कंटेंट आते हैं। गुड़, गुंजा, गुगलू, मधु और घृत और टंकण, ये 6 मिक्स होते हैं द्रावकगढ़ में। और इसी में मित्र पंचक करेंगे तो गुड़ को हटा देंगे। लेकिन रस तरंगिणी गुड़ को हटाए थे, गुगलू को ऐड किए थे तो 5 हो गया। रस रस समुच्चय गुड़ को ऐड किए थे, गुगलू को हटा दिए थे। ये हो गया द्रावकगढ़। तो हमारा परिभाषा प्रकरण यहाँ ख़त्म होता है। फिर हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एनी प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।